नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, मेरे साथ अखिल गुप्ता भी हैं। और ये मैच अब आएगा धर्मशाला टेस्ट की बारी, क्योंकि ये ऐसा मैच है जिसमें टीम इंडिया ऑलरेडी 3-1 से आ गई सीरीज में। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीतकर, वो कहते हैं ना, कुछ साख की लड़ाई, कुछ तो बताना चाहेगी लाज। लेकिन अखिल, ये कितना मुश्किल, कितना आसान होगा इंग्लैंड की टीम के लिए? क्या वो बाउंस बैक कर पाएगी इस मैच में? यार, कह तो रहे हैं कि इंग्लैंड बाउंस बैक करेगा, लेकिन मैं तो पहले भी यही कह रहा था इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। वो सीरीज हार चुके हैं। बाउंस बैक करना था तो रांची में करना था, राजकोट में करना था। जब राजकोट रांची में नहीं कर पाए, अब तो धर्मशाला उनके लिए, वो कहते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है, धर्मशाला उनके लिए बहुत दूर है। बिल्कुल, बहुत दूर है। लेकिन धर्मशाला टेस्ट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि WTC पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक मैच में उसके आपके पॉइंट्स मिलते हैं। अब 20% आपको परसेंटेज मिलेगी, क्योंकि अगर ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है तो आपको 20% मिलता है। अगर 3 मैचों की सीरीज है तो 33 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेंगे। तो इंडिया भी चाहेगा अखिल कि हम 20% तो लेकर आएं, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप ये मैच जीतोगे। लेकिन धर्मशाला टेस्ट की हम कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम एक बार नजर डालते हैं कि ऐसी क्या बड़ी बातें हैं धर्मशाला टेस्ट में जो टीम इंडिया को थोड़ा सा अग्रेसिव रहना होगा, सोच क्या होगी। और इंग्लैंड ने वैसे प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी खबर तो यही है, क्योंकि इंग्लैंड एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर देता है। रोहित शर्मा, जो कि इशारों में रोहित ने प्लेइंग 11 भी बताई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी रोहित की। तो अब सवाल बड़ा ये है कि क्या टीम इंडिया 3 पेसर्स के साथ खेलेगी या फिर 3 स्पिनर के साथ जाएगी, ये एक सवाल रहेगा। रोहित ने रजत पाटीदार पर भरोसा जताया है, उनको बैक किया है कि वो उनको सिर्फ एक पारी चाहिए फॉर्म में आने के लिए। और धर्मशाला में देखिए, टॉस एक बार फिर से बॉस कौन बनेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और टॉस तो हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो अखिल, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आई है उस पर हम एक नजर डालते हैं कि इंग्लैंड ने कि जो प्लेइंग 11 घोषित की उसमें सिर्फ एक बदलाव हुआ है। मार्क वुड का टीम में कमबैक हुआ है और ओली रॉबिन्सन की जगह ये आए हैं। अब ओली रॉबिन्सन वर्सेस मार्क वुड, अखिल कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? पहले आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 बताते हैं। जैक क्रॉली बैंड कैट ओपन करेंगे। ओली पॉप नंबर 3 पर, जो रूट पिछले मैच में 100 किया था। जॉनी बेस्टो, जिनका 100वां मैच होने वाला है। कैप्टन बेन स्टोक्स, विकेट कीपर बेन फॉक्स, टॉम हार्टली, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन और शोएब बशीर। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 बहुत संतुलित है मोनू, और ये प्लेइंग 11 कहीं ना कहीं बता रही है कि धर्मशाला में भी रैंक टर्नर मिलने वाला है, ट्राई सर्फेस होने वाला है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, क्योंकि 2 पेसर्स हैं टीम में और 2 स्पिनर्स हैं। हालांकि तीसरे पेसर का जो रोल है वो शायद बेन स्टोक्स अदा कर सकते हैं। मैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 से खुश हूं। हालांकि मुझे लग रहा है कि ओली रॉबिन्सन को एक और चांस देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जो प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखोगे कि इसमें मार्क वुड अब टीम में आए। वो मार्क वुड जिन्होंने जब वो मैच खेले थे उसमें 6 नो बॉल फेंकी थी उन्होंने, और कोई विकेट भी नहीं लिया था राजकोट टेस्ट में। अब वो जब आए हैं वापस टीम में, आपको लगता है कि वो इस टीम में आग लाके, कहते हैं ना कि वो तड़का लगा देंगे? क्योंकि एंडरसन एक तरफ है, एंडरसन भी देखिए काबिल तारीफ गेंदबाज, उन्होंने लगातार 4 टेस्ट मैच खेले हैं, क्योंकि अगर वो मैच खेलेंगे तो 4 हो जाएंगे, और इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज आपके साथ हों तो ऐसे में मार्क वुड का कैसे देखते हैं? नहीं, मार्क वुड ने राजकोट में पहला स्पेल जो बड़ा अच्छा डाला था, क्योंकि जेम्स एंडरसन से उनको बड़ी मदद मिली। एक छोर पे उन्होंने परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को, रोहित शर्मा को, जायसवाल को कंट्रोल में रखा, जिसका फायदा मार्क वुड ने उठाया। पहले जायसवाल को आउट किया, गिल को आउट किया, पाटीदार को आउट किया, तो मार्क वुड फॉर्म में नजर आए थे। लेकिन उस मैच के अलावा, उस स्पेल के अलावा पूरी सीरीज में 2 मैच खेल चुके हैं, 4 पारियां, 4 में से 3 पारियों में उन्होंने विकेट तक नहीं लिया था, विकेटलेस रहे थे। केवल वो एक स्पेल था जहां पे उन्होंने 4 विकेट चटकाए, उसके अलावा बेदम नजर आए। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि धर्मशाला की कंडीशंस उनको मदद कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैं कहूंगा कि ओली रॉबिन्सन थोड़ा लंबे कद के पेसर है मोनू, अगर उनको मौका मिलता, थोड़ा यहाँ पे हवाएं चलती हैं धर्मशाला में, शायद बाउंसर्स उनके लिए फायदेमंद रहती। बिल्कुल फायदेमंद रहती। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रोहित शर्मा जो टीम इंडिया कैप्टन है, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और रोहित आज बड़े अच्छे मूड में नजर आए यार, मुझे तो बड़े हंसते हुए नजर आए। हर एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले तो उन्होंने प्लेइंग 11 के बारे में कहा कि देखिए, हम विकेट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि पिच कैसा होगा मैच डे के ऊपर, तभी हम बताएंगे कि प्लेइंग 11 हमारी क्या हो सकती है। वैसे जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो हम आपको दिखा देते हैं इंडिया की क्या होने वाली है। इसमें देखिए, रोहित, जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार वर्सेस देवदत्त पडिक्कल, ये एक बहुत बड़ी डिबेट रहेगी दोनों के बीच की किसे मौका मिलेगा। सरफराज खान, ध्रुव जुरेल होंगे विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप वर्सेस आकाशदीप, और साथ ही साथ बुमराह का कमबैक हुआ इस टीम में, मोहम्मद सिराज होंगे। अब क्या सिराज का राज होगा या कुलदीप यादव का होगा? क्योंकि एक तो बाहर पक्का जाएगा, बुमराह जब टीम में आएंगे तो बाहर कौन जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिल जी, पहले तो इसी में प्रकाश डालिए आप। नहीं, मुझे समझ नहीं आया आपने सिराज क्यों बोला, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो आकाशदीप जाएंगे, तो आकाशदीप या फिर कुलदीप। आकाशदीप ने रांची में अच्छा किया था, डेब्यू किया था, 3 विकेट भी लिए थे, लेकिन सिराज यार अनुभव भी है उनके पास और लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट ब्रेक भी मिला था वाइजैक टेस्ट में। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई बाहर जाएगा
तो आकाशदीप जाएंगे। हालांकि कुलदीप भी जा सकते हैं अगर इंडिया 3 पेसर्स के साथ जाएगा, लेकिन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये ना कि इशारों में बताया कि क्या प्लेइंग 11 होगी। इंडिया कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलता, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा है कि हम पाटीदार पर भरोसा जता रहे हैं, मतलब पाटीदार खेलेंगे। एक बड़ी डिबेट तो यहीं पे खत्म हो जाती है। हालांकि इंडियन मैनेजमेंट कब कुछ क्या कर दे कोई कुछ नहीं कह सकता, टॉस के टाइम पे क्या पता पडिक्कल को कैप सौंप दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ जाने वाला है, यही प्लेइंग 11 होगी। बस एक चेंज होगा, आकाशदीप की जगह बुमराह आ जाएंगे। लेकिन अखिल जी उसमें ना 2 बातें बोली हैं अब रोहित की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें। एक तो बड़ी बात ये कही थी कि रजत पाटीदार टैलेंट प्लेयर, यानी कि टैलेंट प्लेयर हैं और उनमें उनको सिर्फ एक पारी चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छा करके आए हैं वो। अब नंबर 2 चीज़ ये भी है कि अगर आप पडिक्कल के आंकड़े देखें तो रणजी ट्रॉफी मैचेस की पिछली 4 पारियों में 300 हैं और एक हाफ सेंचुरी है, उन्होंने भी दमखम दिखाया है। लेकिन अब तक यहाँ सीरीज में अगर हम देखें तो डेब्यू हुए हैं, हर मैच में टीम इंडिया ने बदलाव किए हैं। ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, आकाशदीप सबका डेब्यू हुआ है, तो हो सकता है देवदत्त पडिक्कल को भी मौका मिल जाए। अगर रजत पाटीदार के हम आंकड़े देखें 3 मैचों में सिर्फ 63 रन बनाए हैं और 10 का एवरेज है, 32 उनका हाईएस्ट है, और वो भी तब आया था जब उन्होंने पहला अपना डेब्यू पारी खेली थी। अगर इस पारी को छोड़ दें 32 रनों की, उसके बाद तो हाल बेहाल है। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने बोला है ना कि वो टैलेंटेड प्लेयर हैं और मैं इसको देखता आ रहा हूं, मैं इस खिलाड़ी को पिछले 2 साल से मेरी नजर थी इनके ऊपर, इन्होंने अच्छा किया। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब आप इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अपने आप में एक प्रेशर लेके आता है, ऊपर से जब आपके अच्छे रन ना बने, डेब्यू अच्छा ना हो, दूसरा मैच भी अच्छा ना जाए, तीसरे मैच पे भी आप डक पर आउट हो जाएं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर के ऊपर दबाव रहता है, वो तनाव उनके ऊपर है। लेकिन हमें भरोसा है कि उनको एक पारी की तलाश है। अगर वो एक पारी धर्मशाला में आ गई तो इस युवा खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, जो आईपीएल में भी काम आएगा। और रोहित शर्मा ने बयान देकर अपने आप में उनको बूस्टअप किया होगा। रजत पाटीदार ने जब ये बयान सुना होगा, उनको जब ड्रेसिंग रूम में जब टीम मीटिंग में इस बारे में बात हुई होगी, तो पाटीदार कितना खुश हुए होंगे कि मेरा कैप्टन रोहित शर्मा मेरे ऊपर भरोसा जता रहा है, मेरा टीम मैनेजमेंट मेरे साथ खड़ा हुआ है। हालांकि पडिक्कल की भी गलती नहीं है, पडिक्कल रन स्कोर करते आ रहे हैं, लेकिन यार जो खिलाड़ी 3 मैच खेल चुका है, भले ही आउट ऑफ फॉर्म हो, आप उसका कॉन्फिडेंस नहीं गिराएंगे। अच्छा अखिल जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कुलदीप यादव को लेकर बोली। कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं, जब भी हमें विकेट की तलाश हो तो कुलदीप यादव को ले आइए गेंदबाजी पर, हमें विकेट लेकर देते हैं। तो कुलदीप को उन्होंने बैक किया है, तो इसका मतलब क्या समझे हम, जो टीम इंडिया क्या तीनों स्पिनर के साथ जाएगा या 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाएगा? आपको क्या लगता है, 3 पेसर्स या 3 स्पिनर्स? नहीं, रोहित शर्मा ने अपने बयान में ये भी कहा कि 2017 में भी कंडीशन ऐसी थी, तब भी हमारे स्पिनर्स ने भी अच्छा किया था, हमारे पेसर्स ने भी अच्छा किया था, भुवनेश्वर, उमेश यादव ने, और कुलदीप यादव, अश्विन और जडेजा, तब ये तीनों खेलते 17 में। और उम्मीद है कि इस मैच में भी यही टीम खेलेगी, यही प्लेइंग 11 खेलेगी। यानी कि बहुत हद तक कंफर्म है कि इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा। अश्विन जो कि 100वां मैच खेल रहे हैं, जडेजा जो कि शानदार फॉर्म में है, और कुलदीप जो एक नए ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। साथ ही 2 पेसर होंगे, बुमराह आपके उपकप्तान और मोहम्मद सिराज या आकाशदीप में कोई एक, लेकिन मैं चाहूंगा सिराज को। बिल्कुल, आपने अश्विन का नाम लिया। देखिए, अश्विन और जोनी बेस्टो, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। अब जोनी बेस्टो को भी टीम में मौका मिला है, उनके लिए भी बड़ा खास अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए 100वां टेस्ट जब आप खेलते हो अपने नेशन के लिए, कितना प्राउड मोमेंट होगा। और अश्विन को भी बैक किया है रोहित ने। अश्विन के बारे में कहा कि देखिए एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले बैट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाद में आके गेंदबाज बने, और क्या कमाल के गेंदबाज बने। 507 विकेट वो ले चुके हैं अपने टेस्ट फॉर्मेट में। यार मतलब वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है किसी भी गेंदबाज के लिए। इसके अलावा जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई, कुछ दिन पहले बेन डेकेट, अब इंग्लैंड के अटैकिंग बैट्समैन है, उन्होंने एक बयान दिया यार, एक स्टेटमेंट आई कि भाई जो यशस्वी जायसवाल है, जिस कमाल की फॉर्म में है जायसवाल, 2 दोहरे शतक लगाए उन्होंने, और वो जो अटैक करके खेलते हो, जो उड़ाकर खेलते हैं, उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल ऐसा तो नहीं कहीं ये इंग्लैंड का जो बैट्सबॉल का स्टाइल है उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए हों, उनको ऐसा लगा शायद। अब रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, अच्छे मूड में होते हैं, आपको पता ही, उनके सवाल तो बड़े अच्छे होते हैं और जवाब भी उससे भी कमाल के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए बेन डेकेट शायद भूल गए हैं, हमारे पास ऋषभ पंत जैसा एक खिलाड़ी था जो उड़ाकर खेलता था। अब शायद उन्होंने, बेन डेकेट ने ऋषभ पंत का खेल नहीं देखा होगा जैसे वो खेलते थे 2018 में जो वो खेले थे। और अच्छी बात ये थी कि वो स्टेप आउट करके छक्के लगाते थे, बड़े बड़े छक्के लगाते थे, छक्के के साथ खोला था। बिल्कुल, कभी जैक लीच को छक्का, कभी नाथन लायन को छक्का। शायद उन्होंने ना ऋषभ पंत का खेल नहीं देखा है। अब वो कहते हैं ना, नहले पे दहला, ऐसा जवाब आया रोहित का। अखिल जी कैसे देखते हैं बेन डेकेट के इस जवाब के बाद? वो पलटवार है, मुंहतोड़ जवाब है। बेन डेकेट बड़ा उछल रहे थे ना कि यार जेसबॉल, जो हम इसको जेसबॉल का नाम दे रहे हैं, जायसवाल ने बेस्ट बॉल से जेसबॉल खेलना सीखा है। नहीं यार, जायसवाल तो हमारा शुरू से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। आप आईपीएल के आंकड़े उठा लीजिए, घरेलू क्रिकेट के आंकड़े उठा लीजिए, वो बंदा टिकना जानता ही नहीं। वो बस आए, वो कहते हैं ना कि हवा में बस लगातार मारते रहो, उसी तरीके का उनका क्रिकेट है। और
आप ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? ऋषभ पंत की बात बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, लेकिन इंडियन टीम में वीरेंद्र सहवाग भी थे जो कि ऐसे ही क्रिकेट खेलते थे। तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ना शायद अपना थोड़ा गणित सुधारना पड़ेगा, थोड़ा पुराने विजुअल्स देखने पड़ेंगे, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के पास एक से एक धुरंधर रहे हैं जो कि पहले से बेसबॉल खेलते हैं। बेसबॉल अभी शुरू नहीं हुआ है, बेसबॉल इंडिया पता नहीं कब से खेलता था। बिल्कुल, कब से खेलता था। और ये मैच भी इसलिए एक्साइटिंग हो जाता है क्योंकि आप दोनों टीमों को अगर आप देखेंगे तो राइट कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने एक तेज गेंदबाज लाए हैं मार्क वुड को। अब यानी 2 पेसर 2 स्पिनर, उनका जो कॉम्बिनेशन है, और उसमें शायद हो सकता है जो रूट वो भी आपका पार्ट टाइमर है, और साथ ही साथ बैन स्टोक्स भी बॉलिंग कर सकते हैं। उनको बॉलिंग करते हुए देखा गया था नेट प्रैक्टिस में। आपको लगता है बैन स्टोक्स बॉलिंग करेंगे इस मैच में? अखिल, स्टोक्स ने बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि लगातार बॉलिंग तो करते आ रहे हैं, हैदराबाद में भी की, राजकोट में भी की, नेट्स पे बॉलिंग की, लेकिन मैच में बॉलिंग नहीं की। उम्मीद थी कि रांची में शायद वो एक्शन में नजर आएंगे, लेकिन रांची टेस्ट हारने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैकुलम ने कहा था कि परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं थी। अगर परिस्थितियां रांची में अच्छी होती तो स्टोक्स बॉलिंग करते। पहले तो मुझे बयान ही अब तक समझ नहीं आया है यार, आपके लिए सीरीज दांव पर लगी है, आपका कप्तान फिर भी बॉलिंग नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां अकॉर्डिंग नहीं थी उनके लिए बॉलिंग करने के लिए। यार आपको चाहिए था आप एक स्पेल डालें, ओली रॉबिन्सन और एंडरसन की थोड़ी सहयोग करें, उनका थोड़ी मदद करें। लेकिन अब उम्मीद है कि शायद वो धर्मशाला में बॉलिंग करेंगे। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड का ये माइंड गेम, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इंग्लैंड ने थोड़ा माइंड गेम खेला है, 2 स्पिनर्स को खिलाकर इंडियन टीम के मन में ये डाला है कि विकेट जो होने वाला है वो स्पिनर्स का विकेट होगा, और आप भी 3 पेसर्स के बजाय 3 स्पिनर्स खिलाइए। बिल्कुल, 3 स्पिनर्स खिलाइए। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टॉस। अब टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन उससे पहले अखिल से मैं पूछूं, आप ऐसे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारा एक खास सेगमेंट है। वो सेगमेंट ऐसा है कि हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाते हैं, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखिए, आपका सवाल आपकी जुबानी दिखाएंगे हम। भेजिए इस नंबर पर 9643524676 पर। और जैसे ही आप सीधा सवाल हमसे पूछेंगे तो मजा बड़ा आएगा, क्योंकि अखिल जी हमारे स्टैट्स में इतने माहिर हैं, हर एक चीज़ का आपको पूरी एक्सप्लेन करेंगे उस बारे में। तो आज का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसने पूछा है वो भी हम एक नज़र डालते हैं उस सवाल पर। नमस्कार, मेरा नाम शैलू है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धर्मशाला टेस्ट में जसप्रीत बुमराह किसकी जगह पर आएंगे? तो देखिए, अब जो सवाल आया है, अखिल जी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि बुमराह अब टीम में आएंगे, लेकिन बाहर कौन जाएंगे? क्या लगता है आपको? यार बाहर आकाशदीप जाएंगे। जिन्होंने भी सवाल पूछा है, शैलेश शायद इनका नाम है, मुझे लग रहा है कि आकाशदीप ही बाहर जाने वाले हैं, बुमराह आने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, बाकी और कोई चेंज मुझे लगता नहीं है। आपको नहीं लगता कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में तो कोई चेंज होगा। ठीक है, अब शैलू जी हैं, शायद उन्होंने एक सवाल पूछा था, तो आप भी ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपको एक व्हाट्सएप नंबर फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला वो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप आइए और अपने सीधे सवाल पूछिए। कुछ लोग क्या करते हैं अखिल जी, वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं या ऑडियो भेजते हैं। हम चाहते हैं आप अपना चेहरा दिखाइए यार। आप वीडियो भेजिए, हम आपका वीडियो स्क्रीन अपने चैनल पे भी दिखाएंगे, शॉर्ट्स में भी बनाएंगे, उस पर वीडियो भी बनाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि फेसबुक पर भी आपको न्यूज नेशन स्पोर्ट्स, वहां पर जाकर आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। टॉस के बारे में चाहता हूं कि यार क्या करे, अगर क्योंकि इंग्लैंड ने भी 2 तेज गेंदबाज खिलाए हैं, इंडिया ने भी 2 तेज गेंदबाज खिलाए हैं। ऐसे में बुमराह और सिराज अगर मान लो खेलते हैं और इन सीमिंग कंडीशंस में, तो इंडिया क्या करेगा टॉस जीतकर? नहीं, क्योंकि कल 80% चांसेस है बारिश के, कल बर्फ पड़ने की भी चांसेस हैं। ऐसे में टॉस का रोल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी पहले गेंदबाजी करे और शुरुआत की कंडीशंस का फायदा उठाए। तेज हवाएं चलेंगी और अगर बारिश होती है तो वाकई में हवाएं चलने वाली लाजमी है। यहाँ पर इंग्लैंड और भारत दोनों चाहेंगे कि यहाँ पर तेज गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाया जाए। वेदर रिपोर्ट आपके सामने है। 7 मार्च को बारिश की संभावना 80% है, 8 मार्च को 40%, 9 मार्च को 20%, 10 मार्च को भी 20% और 11 मार्च को 5वें दिन 50% बारिश की संभावना जताई जा रही है। अच्छा अखिल जी, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज का इतिहास है ना, वो 4 दिन में ही मैच खत्म हो जाता है। ये वाला टेस्ट कितने दिन चलेगा भाई? यार अगर पहले दिन बारिश आती है, वाकई में 80% बारिश रही पहले दिन, तो आप कह सकते हैं कि शायद 5वें दिन ये मैच जाएगा। लेकिन अगर पहले दिन बारिश नहीं रही और दूसरे तीसरे चौथे दिन भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली, खेल में ज्यादा बाधा नहीं आई, तो मैं कहूंगा कि इंडिया ये मैच भी 4 दिन में जीत जाएगा। और आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा इंडिया ये मैच भी यानी कि 4-1
आप कह रहे हो कि स्कोर लाइन होगी बिल्कुल यार, मुझे पता नहीं, थोड़ा डर लग रहा है। क्योंकि डर लग इसलिए लग रहा है क्योंकि जब कोई टीम बाउंस बैक करती है, जब नीचे लगी होती है ना, वो टीम फिर जोर का झटका लगाती है। क्या बेन स्टोक्स एंड कंपनी जोर का झटका लगाकर टीम इंडिया के सामने, वो कहते हैं ना, पलटवार कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सुबह 9 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, इसलिए आप सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर आ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको टॉस अपडेट मिलेगा, पूरी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, हमारे चैनल पर आइए न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर, वहां पर एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहेंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलेगी। धन्यवाद।